तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लास है वो डेली को 8 बजे सुबह मॉर्निंग में आपके पास उपलब्ध हो जाती है। हम आशा करते हैं कि आप जो हमारी क्लास है, लेक्चर है, उसे अटेंड करते होंगे। तो किसी कारणवश अगर कोई वीडियो देरी से होती है, मतलब देरी से अपलोड होती है, लेकिन आपको रोज़ाना वीडियो हमारी एक न एक देखने को मिलेगी। तो चलिए, आप हम कहाँ तक पहुँच चुके थे। तो हमने अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी और डचों तक कंप्लीट कर लिया था कि हमने कहाँ कैसे पढ़ लिया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कर्नाटक वार के बारे में। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत में जो पुर्तगाली, देखिए यहाँ से भारत में जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डेनिश और स्वीडिश, जैसे ये जो कंपनियां थी ये भारत आई थी। और जब ये भारत आई थी तो आप सभी जानते हैं कि ये जो पुर्तगाली थे, इनका जो विस्तार है वो गोवा तक था। जैसे आप सभी जानते थे कि जो पुर्तगाली थे वो आए थे भारत, तो उनका जो विस्तार था वो गोवा तक ही रहा था। जब डच आए तो डचों ने अपना विस्तार जमाने की कोशिश की, लेकिन जो डचों की जो नौसेना थी वो अंग्रेज़ों की नौसेना से कमज़ोर थी, इसीलिए अंग्रेज़ों ने डचों को पराजित कर दिया और वो भारत छोड़कर चले गए। और जो डेनिश कंपनी थी वो भी आई और अंग्रेज़ों को, अपना जो कंपनी थी वो अंग्रेज़ों को बेचकर चली गई। इसी प्रकार स्वीडिश आए और अपनी जो कंपनियां थी वो अंग्रेज़ों को बेच दी। यानी कि भारत में पुर्तगालियों का जो विस्तार है गोवा तक रहा। यानी भारत में पुर्तगाली जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ और जो पुर्तगाली थे वो आपस में रिश्तेदार थे। मतलब कि अंग्रेज़ के राजा और जो पुर्तगाली का राजा था, इन दोनों के बेटियों का विवाह एक दूसरे से हो चुका था। तो अब भारत में केवल, अब जो भारत है वो भारत में केवल, अब जो है भारत में केवल अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और जो फ्रांसीसी थे वही भारत में केवल बचे थे। और ये दोनों, इनका जो शक्ति थी वो दोनों की शक्ति जो थी वो बराबर थी, इक्वल थी। और ये दोनों जो थे वो भारत में अपना अधिकार जमाना चाहते थे, यानी कि ये अधिक से अधिक क्षेत्रों में अपने जो व्यापार को फैलाना चाहते थे। इसीलिए अंग्रेज और जो फ्रांसीसियों के मध्य राजनीतिक संघर्ष के लिए, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य राजनीतिक संघर्ष के लिए एक संघर्ष हुआ, एक युद्ध हुआ कि जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, वही भारत में राज करेगा और उसी की व्यापार में सहायता होगी, वही उसका व्यापार का मालिक होगा। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य राजनीतिक संबंध के लिए, राजनीतिक संघर्ष के लिए एक संघर्ष हुआ जिसे हम कर्नाटक युद्ध के बारे में कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कर्नाटक वार के बारे में कि जो कर्नाटक वार है, जो कर्नाटक युद्ध है, वो कब हुआ और किन किन के बीच हुआ। तो कर्नाटक युद्ध, तो कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें तो यह फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य राजनीतिक संघर्ष के लिए जो संघर्ष हुआ उसे कर्नाटक युद्ध कहते हैं। तो यह युद्ध जो है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। इसका जो उद्देश्य था वो भारत में अपनी सत्ता स्थापित करना और बहुत से बड़े से क्षेत्र में भारत में व्यापार करना। तो यानी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य जो राजनीतिक संघर्ष के लिए जो संघर्ष हुआ उसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें अगर आप, ये जो है, यह युद्ध जो है 20 वर्षों तक चला। यह युद्ध 20 वर्षों तक चला, इसीलिए इसे हम 20 वर्षीय युद्ध भी कहते हैं। इसीलिए यह 20 वर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, 20 वर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। और इसी युद्ध के दौरान लगभग, इसमें जो कर्नाटक युद्ध में, ये 20 वर्षीय युद्ध के दौरान इसमें 3 युद्ध लड़े गए। यानी कि जो पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध और तीसरा कर्नाटक युद्ध,
यह युद्ध जो था वो 3 चरणों में हुआ, पहला, दूसरा और तीसरा। जो पहला चरण था वो लगभग 1744 से शुरू होकर 1748 तक पहुंचा, और जो दूसरा था वो 1749 से लेकर 1754 तक पहुंचा, और जो तीसरा था वो 1756 से लेकर 1763 तक हुआ। तो इस युद्ध, कर्नाटक युद्ध के दौरान 3 युद्ध हुए। तो अब हम एक एक करके इन तीनों युद्धों के बारे में जान लेते हैं कि जो पहला कर्नाटक युद्ध था किन किन के बीच हुआ और किस कारण हुआ, दूसरा जो कर्नाटक युद्ध था वो कब और किसके बीच हुआ, और जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था कब और किसके बीच हुआ। तो चलिए इनको शुरू करते हैं कि ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था तो इसकी अगर हम बात करें तो यह कब से कब तक चला था। तो इसकी जो अवधि थी वो 1744 से लेकर 1748 तक चला। और इस युद्ध को अगर हम बात करें तो इस युद्ध को हम सेरेथॉम का युद्ध भी कहते हैं, सेरेथॉम का युद्ध भी कहते हैं, सेरेथॉम का युद्ध। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो 1744 से लेकर 1748 तक हुआ, और इसे हम सेरेथॉम का युद्ध कहते हैं। मतलब जो प्रथम कर्नाटक वार था इसका जो कारण था वो देखिए, जो अंग्रेज और जो फ्रांसीसी थे वो अभी भारत में केवल भारत के ही दुश्मन नहीं थे, बल्कि वो जो दोनों थे वो जो यूरोप था, यूरोप में एक ऑस्ट्रिया नाम की एक संस्था थी, मतलब एक ऑस्ट्रिया नाम का एक राज्य था। तो यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी संघर्ष के लिए इन दोनों में विवाद चल रहा था कि फ्रांसीसी बोल रहे थे कि हमारा उत्तराधिकारी बैठेगा, और जो अंग्रेज बोल रहे थे कि इसमें हमारा उत्तराधिकारी बैठेगा। मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य ऑस्ट्रिया में, मतलब यूरोप की जो ऑस्ट्रिया था उसमें उत्तराधिकारी के लिए एक संघर्ष हुआ था। उसकी जो संघर्ष वहाँ से वो शत्रु थे, तो उनके जो शत्रु थे वो यहाँ पर भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य उसी कारण से यहाँ भी शत्रुता बन गई। लेकिन वो जो शत्रुता थी वो एकदम पुरानी हो चुकी थी, मतलब वो बहुत पुरानी हो चुकी थी, अब उसमें नया नया घी डालना था। तो क्या हुआ कि जो अंग्रेज कैप्टन था बार्नेट, अंग्रेज कैप्टन बार्नेट था, उसने फ्रांसीसियों के जहाज को, जो फ्रांसीसियों के जहाज थे उन्हें लूट लिया। तो यह तत्कालिक कारण बन गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालिक कारण हुआ, तो तत्कालिक कारण यही हुआ कि जो अंग्रेज अधिकारी, जो अंग्रेज कैप्टन बार्नेट था, उसने फ्रांसीसी जहाज़ों को लूट लिया, जिसके कारण ये प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। और इस युद्ध के दौरान सेरे थॉमस का युद्ध जो 1748 में हुआ वो प्रसिद्ध हुआ। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा कि जो सेरे थॉमस का युद्ध हुआ वो कब हुआ, तो आप लोग बताएंगे 1748 में। तो इस युद्ध का अगर हम कारण लिखें तो आप कारण लिखेंगे यूरोप में, या फिर यहाँ लिख सकते हैं यूरोप के ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी संघर्ष, उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो कारण था वो यूरोप के ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष हुआ, और लेकिन ये पुराना कारण हो चुका था। तो तत्कालिक कारण ये हुआ, तत्कालिक कारण। तो जो तत्कालिक कारण हुआ कि जो अंग्रेज कैप्टन था, अंग्रेज कैप्टन बार्नेट, ठीक, अंग्रेज कैप्टन बार्नेट ने फ्रांसीसियों के जहाज को, तो इसका तत्कालिक कारण यही हुआ कि जो अंग्रेज कैप्टन बार्नेट था, यहाँ आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं, अंग्रेज जो कैप्टन बार्नेट था इसने फ्रांसीसियों के जहाज को लूट लिया। ये तत्कालिक कारण बना। लेकिन जो पुराना कारण था कि यूरोप के जो ऑस्ट्रिया एक राज्य था उसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष चल रहा था। तो अगर हम बात करें ये किन के बीच हुआ, तो जब अंग्रेज हुए तो अंग्रेज ने फ्रांसीसी, ये हुआ अंग्रेज अनबरुद्दीन और डुबले। देखो, अंग्रेजों ने अपने साथ कर्नाटक का जो सुल्तान था, जिसे हम नवाब कह सकते हैं, तो कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन को अपनी तरफ मिला लिया,
और जो ये डुप्ले जो था ये वायसराय था, वायसराय था कहाँ का? फ्रांसीसियों का। ठीक है, जो डुप्ले था वो फ्रांसीसी का वायसराय था, वायसराय फ्रांसीसी का था। और अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन कर्नाटक का जो सुल्तान था उसे अपनी तरफ मिला लिया। इसीलिए इसे हम कर्नाटक वार के बारे में कहते हैं, कर्नाटक वार कहते हैं, क्योंकि इसमें कर्नाटक का जो सुल्तान था अनवरुद्दीन वह शामिल था और ये जो युद्ध हुआ वो कर्नाटक जो क्षेत्र था उसमें लड़ा गया, इसीलिए इसे कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध के दौरान प्रसिद्ध सेरे थॉमस का युद्ध भी हुआ। आपसे यह सेरे थॉमस का जो युद्ध हुआ था वो 1748 में हुआ था। इसे पूछ सकता है कि जो सेरे थॉमस का युद्ध हुआ था, इस युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो जो सेरे थॉम का युद्ध था, जो सेरे थॉमस का जो युद्ध 1748 में लड़ा गया, यह अंग्रेज और अंग्रेजों के साथ हुआ, मिल गया। कर्नाटक का जो सुल्तान था अनवरुद्दीन वो मिल गया, और जो डुप्ले, इनके मध्य, इन तीनों के मध्य का सेरे थॉमस का युद्ध लड़ा गया। इस देखिए, जो सेरे थॉमस युद्ध ने जो भारतीय सैनिक थे उनकी कमजोरियों को उजागर कर दिया। सेरे थॉमस ने भारतीय सैनिकों की जो कमजोरी थी उसको उजागर कर दिया, इसीलिए यह युद्ध महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ देखिए 10,000 कितने 10,000 भारतीय सैनिकों को मात्र 1,000, यहाँ 10,000 भारतीय सैनिकों को 1,000 यूरोपीय जो यानी फ्रांसीसी जो थे, फ्रांसीसी सैनिकों ने हरा दिया। तो यानी कि इस युद्ध ने, सेरे थॉमस के युद्ध ने भारतीयों के जो कमज़ोर वर्ग है कमजोरी को उजागर किया। ठीक, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट इसमें यह हुआ, पहला पॉइंट यह हुआ, और दूसरा पॉइंट अगर आप इसमें लिखेंगे तो आप इसमें यह लिख सकते हैं कि यह युद्ध एला सापल की संधि के द्वारा 1748 में समाप्त हुआ। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है इसकी जो अवधि है 1749 से लेकर 1754 तक यह युद्ध चला। 1749 से लेकर 1754 तक यह युद्ध चला। और इस युद्ध का कारण था, अगर हम कारण बात करें इस युद्ध का कारण क्या था, तो हैदराबाद और कर्नाटक, हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकारी संघर्ष। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो कारण था कि हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकारी संघर्ष। तो इससे हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकारी संघर्ष कैसे बनवा? तो इसकी जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की जो शुरुआत हुई वो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार हुई। जैसे हैदराबाद का जो संस्थापक था, हैदराबाद का संस्थापक निजाम उल मुल्क की जो मृत्यु 1748 में हो जाती है, मतलब हैदराबाद का जो संस्थापक था निजाम उल मुल्क की जो हत्या 1748 में हो जाती है, तो उसके पुत्र नासिर जंग और उसके जो पौत्र मुजफ्फर जंग, ठीक। तो निजाम उल मुल्क यानी कि 1748 में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके जो पुत्र नासिर जंग और इसके जो पौत्र थे मुजफ्फर जंग, इन दोनों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष होता है। गद्दी के लिए संघर्ष होता है। और यही परिस्थिति कर्नाटक में होती है जब कर्नाटक के जो उत्तराधिकारी था यानी जो राजा था चंदा साहब को मराठाओं ने 7 वर्ष तक कैद रखा, और 7 वर्ष के कैद के बाद जब छोड़ दिया तो चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच युद्ध हुआ। चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, ठीक। यानी हैदराबाद के जब संस्थापक निजाम उल मुल्क 1748 में मर गया, तो उसके पुत्र नासिर जंग और उसके पौत्र मुजफ्फर जंग के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। और यही परिस्थिति कर्नाटक में बनी जब
मराठाओं के कैद में रहने के बाद चंदा साहब को मराठाओं ने 7 वर्ष बाद छोड़ दिया। तब अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें नासिर जंग और अनवरुद्दीन को अंग्रेज़ों ने और चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसियों ने, नासिर जंग और अनवरुद्दीन को अंग्रेज़ों ने और चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसियों ने सपोर्ट किया। तो अपने अपने उत्तराधिकारी को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हैदराबाद और कर्नाटक में द्वितीय कर्नाटक युद्ध छिड़ गया, जिसमें अनवरुद्दीन मारा गया और उसके पुत्र को गद्दी मिल गई। ठीक, जिसमें अनवरुद्दीन मारा गया और उसके पुत्र को गद्दी मिल गई, और इसमें नासिर जंग मारा गया और मुजफ्फर जंग को उसकी गद्दी मिल गई। तो इस प्रकार हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में अनवरुद्दीन की जीत हुई। हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में अनवरुद्दीन की जीत हुई। इसमें हैदराबाद में फ्रांसीसी और कर्नाटक में अंग्रेज। तो हैदराबाद में फ्रांसीसी और कर्नाटक में अंग्रेज जीत गए। तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो इस युद्ध का कारण की अगर हम बात करें तो इस युद्ध का कारण क्या था? तो इस युद्ध का कारण था कि यूरोप में या इंग्लैंड में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था। तो यह युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था। यह युद्ध जो था सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था, मतलब सप्तवर्षीय युद्ध यानी जो इंग्लैंड में चल रहा था उसका परिणाम था। ठीक है, तो यह युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था। अगर हम इसमें बात करें कि इसमें जीत किसकी हुई, तो इसमें जीत की अगर हम बात करें तो इसमें जीत अंग्रेजों की हुई। और इस युद्ध के दौरान 1760 में प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध हुआ। तो इस युद्ध के दौरान प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध हुआ, और यह जो युद्ध है 1700, अगर हम इसकी अवधि की बात करें तो यह युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक चला। कब? 1756 से लेकर 1763 तक चला। और इस युद्ध को यह 1763 में, तो यह युद्ध जो था 1763 में, कब? 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा। तो 1763 में यह युद्ध पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हो गया, और इस प्रकार हमारे जो तीनों कर्नाटक युद्ध थे वह समाप्त होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो फ्रांसीसी थे उनका भारत में पतन कैसे हुआ, और इस युद्ध का जो सप्तवर्षीय युद्ध था यानी जो 20 वर्षीय युद्ध था उसका परिणाम क्या निकला। तो उसका जो परिणाम निकला यह हुआ कि परिणाम की अगर हम बात करें तो फाइनली इसमें अंग्रेज़ों की जीत होती है। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध, यानी कि अगर हम कर्नाटक युद्ध के परिणाम की बात करें कि कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या हुआ, कर्नाटक युद्ध की अगर हम परिणाम की बात करें कि आखिर जो कर्नाटक जो युद्ध हुआ वो कितने वर्ष तक चला, वो 20 वर्ष तक चला। इसका जो परिणाम क्या हुआ, तो इसका अगर हम परिणाम की बात करें तो इसका जो परिणाम हुआ तो इसमें यह हुआ कि फाइनली इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई। अंग्रेज जो थे वो जीत गए और जो फ्रांसीसी थे हार गए। और इसमें क्या हुआ कि जो फ्रांसीसी थे उनको केवल भारत में केवल व्यापार करेंगे और उनको चंद्रनगर, जो उनकी जो प्रसिद्ध कोठी थी चंद्रनगर, उसको छोड़कर, चंद्रनगर जो प्रसिद्ध कोठी थी उसको छोड़कर अंग्रेज़ों ने जितनी भी कोठियाँ जीती थी वो सभी फ्रांसीसियों को वापस कर दिए, लेकिन चंद्रनगर की कोठी जो थी वो नहीं दी। कोठी थी वो नहीं दी। ठीक है, तो ये हुआ कर्नाटक युद्ध के परिणाम। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो फ्रांसीसी थे उनका पतन कैसे हुआ। तो फ्रांसीसियों का पतन कैसे हुआ, तो जैसे देखिए जो फ्रांसीसी थे वो पहली बात तो वो सरकारी कंपनी थी। ठीक, तो इसीलिए
इच्छा पूर्वक जो फ्रांसीसी थी वो सरकारी कंपनी थी, इसलिए ये इच्छा पूर्वक विस्तार नहीं कर पाई। और जबकि जो अंग्रेज थे वो खुद एक प्राइवेट कंपनी थी, और वो भारत जब आए थे तो वो ब्रिटिश से एकाधिकार प्राप्त करके आए थे, यानी एकाधिकार लेकर आए थे, इसलिए इच्छा पूर्वक वो विस्तार अपनी कर सकती थी। दूसरा अगर हम बात करें तो डुबले की वापसी हो गई थी। डुबले की अगर हम बात करें, डुबले की वापसी, तो जो डुबले था वो एक अच्छा सेनापति था, और इसीलिए फ्रांसीसी सरकार ने उसे अपने पास बुला लिया। उसके जगह मद्रास का जो गवर्नर था उसे नया गवर्नर बनाकर भेजा। इसलिए फ्रांसीसियों के पतन में डुबले की वापसी एक भी महत्वपूर्ण कारक है। और तीसरे की अगर हम बात करें तो अंग्रेजों की जो नौसेना थी, अंग्रेजों की शक्तिशाली नौसेना, ठीक, अंग्रेजों की शक्तिशाली नौसेना, ठीक, अंग्रेजों की जो सेना थी वो क्या थी, वो शक्तिशाली थी फ्रांसीसियों की अपेक्षा। इसलिए ये भी एक फ्रांसीसियों के पतन का प्रमुख कारण है। और तीसरे की अगर हम बात करें तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की अपेक्षा कम व्यापार होना, अंग्रेजों की अपेक्षा इनका जो व्यापार था वो कम था, और इनका जो व्यापार था वो बहुत केवल दक्षिण भारत इलाके पर सीमित था। दक्षिण भारत जो था उस इलाके पर ही सीमित था, इसलिए इनके पास धन नहीं था, ये भी एक कारण हो सकता था। और पांचवा था, अंग्रेजों के पास बंगाल का खजाना था। जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के पास बंगाल का खजाना, तो अंग्रेजों के पास जो था वो बंगाल का खजाना था, इसीलिए ये भी एक पतन के कारण था। तो फ्रांसीसियों का पतन कैसे हुआ? सरकारी कंपनी थी, इसलिए इच्छापूर्वक विस्तार नहीं कर पाई। दूसरा, डुबले की वापसी हो गई। और तीसरा, अंग्रेजों की शक्तिशाली नौसेना थी। चौथा, अंग्रेजों की अपेक्षा इनका जो व्यापार था वो बहुत कम इलाके तक फैला था, इनका जो व्यापार था केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित था। अगर हम पांचवा की बात करें, अंग्रेजों के पास बंगाल का खजाना था, जबकि इनके पास उतना धन रुपया नहीं था। तो इस प्रकार फ्रांसीसियों का पतन होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।